ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आंसर की आपकी आ चुकी है, जो अभी जून 2025 में एग्जाम हुआ था। तो आज हम उसी एग्जाम की एनालिसिस करेंगे आंसर की के बेस पे। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें जो चैलेंज भी आप कर सकते हो, जिसके लिए अलग से वीडियो बना दी गई है, जिस आप वो भी देख सकते हैं। और जिसको अपना पूरा पेपर एनालाइज करना है, आंसर्स मैच करने हैं और क्वेश्चंस को समझना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन दिया था डीआई है। सिंपल सी डीआई आई थी बिल्कुल, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। अब की बात क्या दिया हुआ है इसमें? द गिवन डेटा इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेपरबैक एंड हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय फोर डिफरेंट बुक शॉप्स। चार शॉप्स हैं, ए बी सी और डी। तो दो तरह की किताबें हैं इसमें, एक हार्ड बाउंड बुक्स है और एक पेपरबैक पेपरबैक बुक्स हैं। दोनों कितनी कितनी बेची हैं उन्होंने, तो उसका एक डेटा दिया हुआ है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल सेल्स बाय ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल सेल बाय शॉप्स बी एंड डी। कि ए और सी ने टोटल सेल पूछी है, यानी कि हार्ड बाउंड भी आप ऐड करेंगे उसमें और पेपर बैक भी, दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो ए का आपको पता है, दिख रहा है। ए 3500 हार्ड बाउंड्स और 2000 हो जाएंगी पेपर बैक। ऐसे ही ए और सी दोनों बोला है। तो सी में आपकी 4400 हैं हार्ड बाउंड्स और 5500 हैं पेपर बैक। तो इन चारों को टोटल करो, तो ये आपका आ जाएगा 3500 और 2000, 5500, फिर 4400 और फिर 5500। तो तीनों को जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? ये 15400। तो ये आ गया ए एंड सी का मिला के। अब देखेंगे बी और डी का। तो बी और डी आपका दिख रहा है, ये है। तो अब इन चारों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो बी एंड डी, तो ये आपका हो जाएगा 3900, 5200, 5500 और 6600। तो अब इसको जोड़ दो, 9 और 2 11 और 11 22, 3 और 2 5, 15 और 6 21। यानी कि ये आ गया आपका 21200। तो इनकी रेशियो आपको निकालनी है, यानी कि 1515400 रेशियो 21200। तो अब इसको सोल्व कर लो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये कितने पे जाएगा? दो पे इसको काट दो, तो 77। इधर भी दो पे, तो 106। तो 77:106। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टोटल बुक्स हार्ड बाउंड्स और पेपर बैक दोनों सोल्ड बाय द हाईएस्ट सेलिंग शॉप इज व्हाट परसेंट हायर देन द लोवेस्ट सेलिंग शॉप। कि जिसने सबसे ज्यादा बुक बेची बेची हैं और जिसने सबसे कम बेची हैं। तो जिसने ज्यादा बेची है उसने कितनी ज्यादा बेची है, और परसेंटेज में ये चीज बतानी है आपको। तो अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, तो जो सबसे कम बुक्स बेची हैं वो बेची हैं ए ने, यानी ये कितनी हो जाएंगी? ये 5500। और जो सबसे ज्यादा बेची हैं वो बेची हैं डी ने। तो ये हो जाएंगे आपकी 0 0, 6 और 5 11 और यानी कि 12100। पूछ रहा है कितने परसेंट ज्यादा है। अगर पूछता कितने ज्यादा है, तो कितने ज्यादा में तो हम सीधा सीधा इसको माइनस कर देते। और 11 से 5 गए 6, और फिर 11 से 5 गए 6, तो 6600 आ जाता। ये आई संख्या इसकी, लेकिन अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितने कम है? तो 6600 कम है। नहीं सॉरी, हायर पूछ रहा है, किससे ज्यादा है? तो ज्यादा किससे है? ज्यादा है 5500 से। तो परसेंटेज निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 11 पे चला जाएगा ये।
तो ये आ जाएगा आपका 120%। 120% ज्यादा है सेल डी की ए से। फिर अगला क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप्स ए बी और डी। ए बी डी की हार्ड बाउंड, हार्ड बाउंड का आपका कॉलम ये है, तो ए बी और डी ये आ गया एक तो। एंड द एवरेज पेपर बैग सोल्ड, बुक सोल्ड बाय सी एंड डी, तो सी और डी की पेपर बैग ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो अब इसका पहले तो टोटल करो इनका, इनका डिफरेंस निकालना है आपको। तो जब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, जीरो जीरो, 5 और 5 10 और 9 19, 3 4 और 3 7 और 5 12, यानी कि 12,900। ये आ गया आपका ए बी और डी का हार्ड बाउंड का। और सी और डी का पेपर बैक का कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12,100। इसने पूछा है इनका डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा इस। कुछ गलती की है इसमें, एवरेज, सॉरी सॉरी, एवरेज। तो एवरेज सम आ गया है इसका 12,900। ए बी और डी का सम है 12,900। तो इसकी एवरेज जब निकाल लेंगे तो एवरेज में 3 से डिवाइड करेंगे, और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 पे जाएगा ये, तो 4,300। ऐसे ही एवरेज निकालेंगे, एवरेज पूछा है इसमें, तो एवरेज निकालेंगे सी एंड डी वाले का, तो 12,100। अब चूंकि ये दो हैं इसमें, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6,050। तो अब इनका डिफरेंस इसने पूछा है, यानी कि 6,050 माइनस 4,300, तो ये आपका हो जाएगा 1,750। फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पेपर बैक बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी। कि जो ए शॉप है उसकी पूछी है इसने हार्ड बाउंड, ए हार्ड बाउंड, ठीक है। और सी का पूछा है इसने पेपर बैक, तो सी का पेपर बैक। इसने पूछा है कि ए का कितना प्रतिशत कम है सी से, तो पहले तो निकाल लो कितना कम है। तो ये आपको दिख रहा है सीधा सीधा, 2,000 कम है। किससे कम है, तो 5,500 से कम है। और इसकी निकालनी है आपको परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको डिवाइड कर दो, 5 पे गया, तो 400 डिवाइड में 11। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये, तो 3 पे जाएगा, 70, तो 6 पॉइंट, ये आपका यहाँ बचा था 70 और 66, 40 है, तो 36 पॉइंट अप्रोक्स आ जाएगा आपका, 36.3%। तो इसके नियर बाय आंसर आपका 36% इन्होंने दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इससे अगला, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय सी एंड डी। हार्ड बाउंड सी और डी एंड पेपर बैक बाय डी। ठीक है, तो इनकी क्या पूछी है इसने, रेशियो पूछी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन इसमें भी नहीं है। तो इनको ऐड कर दो, कितना आएगा, 0,099, 9,900। और ये 6,600 है, ये आपका इनकी रेशियो इसने पूछी है, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे। ये गया आपका 11 पे गया एक बार तो, और फिर चला जाएगा आपका 3 पे, तो 3:2। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एक डीआई पूछी हुई थी, नाम मात्र से इसमें कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन मॉडल ऑफ लिसनिंग इन सीक्वेंस। मॉडल ऑफ लिसनिंग, तो जब भी आप कोई चीज सुनते हैं तो उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, एक मॉडल होता है।
तो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आप किसी चीज को सुनोगे, सुन लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, उस चीज को समझोगे कि इसने बोला क्या है, हियरिंग। फिर उसके बाद आएगी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करोगे, उस चीज को याद करोगे। ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, एक बार सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, उसको याद करोगे कि उसको बोला क्या था उसने मुझे। ठीक है, तो 3 नंबर पे आप उस चीज को याद करोगे। याद करने के बाद क्या करोगे, उस चीज को इंटरप्रेट करोगे अपने शब्दों में। यानी कि अब जैसे मान लिया कोई भी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम आप देते हो, तो पहले क्या करते हो, उस चीज को सुनते हो आप। जब भी हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें आप पहले टीचर की बात सुनते हो कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर सुन के समझते हो, समझने के बाद उसको खुद याद करते हो, और जब टीचर आपसे सुनता है तो अपने शब्दों में फिर क्या करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, या फिर अपने मन में उसको इंटरप्रेट करते हो। और जब टीचर सवाल पूछता है तो लास्ट में फिर जो अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन थी उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स देते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये इसमें प्रॉपर एक सीक्वेंस बनती है, यानी कि डी, फिर ई, सी, ए, बी, डी, ई, सी, ए, बी। सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है आपका, और इसमें कैलकुलेशन पार्ट ही है बस थोड़ा सा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है वो भी। तो मैच करना है आपको। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन पहले सोल्व करते हैं। ए में पूछा है इसने, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय। अब किसी भी फ्रैक्शन में आपको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर दो चीज होती है। मान लिया वो फ्रैक्शन क्या थी, एक्स अपॉन में वाई। तो अब क्या करना है इसमें, न्यूमरेटर यानी कि एक्स में आपको 125% इंक्रीज करना है। तो जब 125% इंक्रीज करोगे, तो यानी कि 125/100। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, आपको कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 50%, यानी कि 150/100। और जब ये कंडीशन आती है तो जो फ्रैक्शन है ये हो जाती है 5/3। तो अब इसको सोल्व कर लो, ये कट गया है। और जब एक्स बाई वाई निकालेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन इसमें पूछिए क्या आएगी, तो जब एक्स बाई वाई लिखेंगे तो 150 यहाँ पे और 125 इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 × 150 अपॉन में 125 × 3। तो ये 25 पे चला जाएगा, 5 पे, और ये 6 पे। फिर 5 से 5 कट गया आपका, और ये कट गया, तो यानी कि 2/1। तो 2:1 या फिर 2/1, ये आपका आंसर आ गया है फर्स्ट का। तो साथ के साथ लिख लेते हैं इसमें, यह आ गया है आपका 2/1, या फिर लिख लो इसको 2:1। अब 2/1 लिखा है, तो यानी कि मैच ही कर दो इसको, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला पूछ रहा है आपसे, बी जो पार्ट है इसका, 4 1/3। तो इसमें क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कितना लिखा हुआ है ये आप, 4 × 3 12, और एक 13/3। और ये लिखा हुआ आपका 3×2 = 6, और एक 7/2। ठीक है, अपने अपने तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, या फिर इन दोनों के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल कर ले। हम एलसीएम लेते हैं इसमें। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 26, माइनस ये 3 पे जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 5/6। तो 5/6, तो बी ऑप्शन का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो पहले तो ये देख लो कि इससे आंसर मिला है कि नहीं मिला है आपका। तो ए का है आपका फोर्थ, ए का फोर्थ आपका इसमें है, थर्ड ऑप्शन में, और फोर्थ में है, दो में है। फिर बी का चेक करो, बी का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि एक और सोल्व करना पड़ेगा आपको। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 40%, 40% के इक्वल कौन सी फ्रैक्शन इसमें दी गई। तो दो ही ऑप्शन आपके बचे हैं, 1/10, ये तो सीधा सा 10%। और दूसरा दिया है इसमें 2/5, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 40%, यानी कि सी ऑप्शन है आपका सेकंड। तो सी का सेकंड, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, फोर्थ सिंपल
कैलकुलेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये करके देख लेंगे, बाकी आंसर आपका आ गया। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछे गए कि कौन से बैरियर इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहली है, द सोर्स इज नॉट विजिबल। विजिबल नहीं है, यानी कि जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, विजिबिलिटी है, वो डिस्टर्ब है, यानी कि ये फिजिकल बैरियर है। तो ए का आपका 4 है। तो ए का 4 आपका दो में है, ठीक है। द पीपल आर हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन, एटीट्यूड, एंजाइटी एंड प्रेजुडाइस। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनका मोटिवेशन है, एटीट्यूड है, जो भी उनकी भावनाएं हैं, वो सारा साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये सबका अलग अलग होता है। तो यानी कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो बी का आपका हो जाएगा थर्ड। तो बी का थर्ड आपका इसमें है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी अपना लगा के देख लेंगे, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर अगला है आपका, यूजीसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि यूजीसी एक्ट में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स, आईयूसीज, कौन से सेक्शन में आते हैं। तो ये हमने जब क्लास की थी तब पढ़ लिया था कि यूजीसी एक्ट जो है आपका, ये 1956 में आया था। और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स इसमें क्या था कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, और ये सेक्शन 12 CCC इसमें आते हैं, ठीक है। तो किसी ने याद नहीं किया तो कर लेंगे इसे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन आसान है, लेकिन एक तरह से मुश्किल भी है। कैसे? क्योंकि इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ये इसको मुश्किल बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कि जो इसका फॉर्मूला होता है, कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर और स्क्वायर का फिर सम, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है n × n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, जिसमें n होता है उसका लास्ट टर्म। अब इसमें दो तरह से चीजें हो सकती हैं। या तो इसमें हम सीक्वेंस माने 1 के स्क्वायर से, तब इसका आंसर निकले, ठीक है। करके देखते हैं इसको। मान लिया, जब 2 से मानोगे तो 15 टर्म्स होती है, 16 पे खत्म। लेकिन जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 15 के हिसाब से, तो 15 रखते हैं कि 15 इसकी लास्ट टर्म, 15 का स्क्वायर। तो 15, तो 15 प्लस में एक, और 15 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 बाई 6। तो 15 × 16 × 31 बाई 6। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको काट लो जितना कटता है। तो 3 पे चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा 8 पे। तो कितना आ जाएगा ये? 40 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 1240 आ गया है ये, ठीक है। ये आया जब हमने एक मान लिया था। लेकिन जो यूजीसी ने आंसर इसका दिया है, वो दिया है 1239। अब वो कैसे आए? जो हमने एक अपने पास से माना था उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक का स्क्वायर भी कितना होगा? 1 होगा, और जो टोटल आया है हमारे पास वो आया है 1240। जैसे ही इसमें से एक माइनस करेंगे, तो जो यूजीसी ने आंसर इसका मानना है वो हमारा आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू है इसमें, कि जब हम एक से मानते हैं तो 15 के स्क्वायर तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम एक अपने पास से एज्यूम करते हैं, तो जो 15 टर्म्स का सम इन्होंने पूछा है, वो 16 के स्क्वायर पे खत्म होना चाहिए। लेकिन 16 का स्क्वायर अगर पुट करके देखोगे आप इसमें, तो ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर की में देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, टीचिंग की टेक्नोलॉजी दी हुई। पहली है, क्या पूछा है इसने, गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड्स ऑफ ए नेशन।
कि जो गोल डिसाइड होते हैं वो जो नेशन की नीड है, जो राष्ट्र की जरूरत है, उसके हिसाब से होते हैं। तो ये आती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। यानी कि जो एजुकेशन की पॉलिसी बनती है वो राष्ट्र के जरूरत के हिसाब से बनती है। ठीक है। फिर दूसरा है फीडबैक इज ऑब्टेन्ड एट लोकल लेवल। कि लोकल लेवल पे, ये इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है, कि लोकल लेवल पे फीडबैक कब मिलेगा आपको? जब कोई भी इंस्ट्रक्शन चल रही है, जब हम कोई निर्देश देता है तो उसी टाइम पे उसका फीडबैक भी मिल जाता है, तो लोकल लेवल पे फीडबैक होता है। फिर है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का जो मेथड है, ये मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी। फिर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ए टास्क इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी है। कि जैसे जो पहले चौक एंड टॉक मेथड हमने किया था इसमें, कि जो भी लास्ट में एक एग्जाम होता था, तो एग्जाम सबके लिए एक ही टाइम पे होता था। तो सबकी इवैल्यूएशन, सारे स्टूडेंट्स जो हैं सबकी इवैल्यूएशन एक ही टाइम पे होगी और एक ही एग्जाम से होती थी। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो क्या आ जाएगा इसका? ए का है आपका 4, तो ए का 4 आपका 2 में है। फिर बी का है आपका 3, तो बी का आपका 3 है सेकंड ऑप्शन। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। फिर अगला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन दी कम्युनिकेशन। अब जो भी कम्युनिकेशन चलती है उसमें आपको पता है कि एक होता है सेंडर, जो मैसेज या फिर जो निर्देश है उसको भेजेगा, और किसको भेजता है? भेज वो तब पाएगा जब कोई रिसीवर होगा। और भेजता किसको है? संदेश को, यानी कि मैसेज को। और मैसेज को किसके माध्यम से भेजता है? किसी भी चैनल के माध्यम से। यानी कि चैनल भी आएगा, रिसीवर भी आएगा, सेंडर भी आएगा। टाइम का कोई रोल इसमें नहीं है कम्युनिकेशन का। ठीक है। तो पूछा इसने कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो टाइम एलिमेंट इसमें कम्युनिकेशन में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, ये हमने जो अलग से वीडियो बनाई है क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए, उसमें भी डाला है, बताया है आपको कि ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है। कैसे? इन्होंने जो आंसर बताया है इसका, वो बताया है साउंडनेस को पहले डिटरमाइन करें। लेकिन साउंडनेस जो डिटरमाइन होती है वो सबसे लास्ट का प्रोसीजर होता है। ठीक है। सबसे पहले किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट में, डिडक्टिव आर्गुमेंट की इवेल्युएशन की इसने टेस्टिंग पूछी है कि कैसे सीक्वेंस होगी इसकी। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट में आप आइडेंटिफाई करोगे प्रीमाइस और कंक्लूजन को। फिर उसके बाद टेस्ट करोगे उसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर को। फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू चेक करोगे प्रीमाइस की। और लास्ट में उसकी साउंडनेस चेक करते हैं हम। तो बी, सी, ए और डी, ये आंसर इसका होना चाहिए। लेकिन यूजीसी ने इसको फोर्थ ऑप्शन माना है, जो कि गलत लग रहा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन वाज पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड। तो पेरिस एग्रीमेंट, ये हमने आपको पढ़ाया है क्लास में। तो कब आया था ये पूछा है इसने। तो पेरिस एग्रीमेंट, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाई गई है। क्लाइमेट चेंज और सीओपी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 थी, उसमें ये अडॉप्ट किया गया था। पेरिस फ्रांस में मीटिंग हुई थी। और 196 जो पार्टीज थी, यानी कि जो देश थे, उन्होंने भाग लिया था इसमें। और 12 दिसंबर 2015 को ये मीटिंग हुई थी। और लागू हो गया था ये, मतलब एक्शन में पेरिस एग्रीमेंट आ गया था 4 नवंबर 2016 को। लगभग एक साल के बाद ये एक्शन में आया था पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है आपका, रेल्म्स पूछे गए, यानी कि क्षेत्र। रेल्म सोचा क्षेत्र, कि जो टोटल पृथ्वी का लैंड भाग है, मतलब जो सरफेस एरिया है, जो जमीन है, उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, या फिर 8 रेल्म्स में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें से 4 का इन्होंने पूछा है कि कौन सा किस में आता है। तो पहला है नियो ट्रॉपिकल रेल।
तो नियोट्रॉपिकल रेल्म कहाँ पे होता है? ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसमें मेनली आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो आते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है वो सीधा पड़ती है, जो इक्वेटर की बाउंड्री पे होते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन उसको बोलते हैं। तो साउथ अमेरिका। फिर अगला है पहले आर्कटिक रेल्म्स। तो ये कहाँ पे होगा? ये पहली चीज तो है सबसे लार्जेस्ट, अगर एरिया की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट होता है ये, पहली आर्कटिक रेल्म। और दूसरा, ये यूरोप और एशिया में, और जिनको एक साथ अगर मिला के बोले तो यूरेशिया। तो ये आ जाएगा इसमें। और इसमें जो टेम्परेट क्लाइमेट है, कि जहाँ पे जो सूर्य की रोशनी है वो सीधा नहीं आती, तो वो एरिया इसमें पड़ता है लगभग। ठीक है। फिर है नी आर्कटिक रेल्म्स। तो ये आता है आपका नॉर्थ अमेरिका में। और जो बच गया आपका ओरिएंटल, और इसी का दूसरा नाम है इंडोमलायन रेल्म। तो ये आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। तो ए का है आपका सेकंड। तो ए का सेकंड आपका 3 में दिया हुआ है। फिर बी का है आपका 4। तो बी का 4 भी आपका, बी का 4 एक में ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है क्या। ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, या फिर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या होता है इसमें? ये लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, पहली चीज। ये इसमें आपको याद भी करना है अगर नहीं पढ़ा है तो अभी तक। तो लीनियर जो रिलेशनशिप है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, उसको ये मेजर करेगा। दूसरा, जो भी डेटा इसमें मिलता है वो रेशियो स्केल में मिलेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज, इसको डिनोट करते हैं हम, जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट है, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल आर से। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 तक, जिसमें -1 का मीनिंग होगा कि जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो परफेक्ट नेगेटिव है। और अगर +1 की बात करें तो +1 में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और जो बीच में जीरो बच गया, जीरो का मतलब होता है कि कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ठीक है इसमें, कौन सा गलत है। इफ मीन्स ऑफ द बोथ ऑफ द वेरिएबल्स आर इक्वल। तो इक्वल तो नहीं है। ठीक है। या तो कोई रिलेशन नहीं होगा, या बोथ परफेक्टली नेगेटिव, या फिर बोथ परफेक्टली पॉजिटिव, इक्वल नहीं होंगे। फिर सेकंड आता है इसमें, इफ वन वेरिएबल इज मेजर्ड इन इंटरवल स्केल एंड अनदर इज मेजर्ड इन ऑर्डिनल स्केल। तो ये भी नहीं है, क्योंकि रेशियो स्केल में ये मेजर होता है। ठीक है। इफ देर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर रिलेशनशिप ये मैंने बता ही दिया है, ये होता है इसका। ठीक है। और डाटा जो कलेक्ट करते हैं हम वो इंटरवल और रेशियो स्केल में करते हैं बोथ वेरिएबल्स का, तो ये भी ठीक है। इफ डायरेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज नो। तो जरूरी नहीं है कि नो नो, ठीक है, अननोन में भी हो सकता है ये। तो ई ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा। तो सी और डी ओनली। तो ये दो ऑप्शन आपके इसमें ठीक हो जाएंगे। फिर अगला आता है इसमें, कुछ डेफिनेशन दी हुई है, और इसमें आपको रिलेशन पता करना है कि कौन सा रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट है और कौन सा मेथड इसमें यूज होता है। पहली है, द रिसर्च कंटिन्यूज टू कलेक्ट एनालाइज एंड एनालाइज डाटा अंटिल। कब तक रिसर्च चलती रहेगी? जब तक फाइंडिंग्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री डेराइव ना हो, यानी कि कोई थ्योरी ना बन के तैयार हो जाए, या फिर कोई प्रॉपर सिद्धांत ना बन जाए, तब तक वो रिसर्च चलती रहती। तो यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी या फिर बेस प्रिंसिपल का अगर जब तक निर्माण नहीं हो जाता, जब तक वो रिसर्च कंटिन्यू रहेगी। फिर अगला है, दोस्त, टू स्टडी दी चेंजेस इन इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ स्टूडेंट विद पैसेज ऑफ टाइम। कि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे जो उनकी
इमोशनल मैच्योरिटी है वो बढ़ती जाएगी बच्चों की, यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में है वो। तो बी का आपका आ जाएगा थर्ड। फिर द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन में हमेशा एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब में। तो सी का आपका हो जाएगा सेकंड। फिर सर्वे ऑफ द सोशल प्रॉब्लम फेस्ड बाय, या फिर स्टडी कि मतलब वर्किंग जो वुमेन है उनको क्या क्या सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए हम करते हैं सर्वे। तो ए का आपका हो जाएगा फोर। तो ए का फोर आपका दो में है। फिर बी का हो जाएगा आपका थर्ड। बी का थर्ड दोनों में है। तो सी का आपका हो जाएगा सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स कौन सी है इनमें स्टेटमेंट, रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, रिसर्च के संदर्भ में। तो पहली चीज कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आर अप्लाइड इन द रिसर्च प्रोसेस। तो ये तो इसकी बात क्या है, ठीक है। दो ही अप्रोच हमने की थी रिसर्च में। वेरीफाइबल फाइंडिंग्स आर डेराइव्ड बाय रिसर्च प्रोसेस। तो ये भी ठीक बात है कि ऐसी फाइंडिंग्स निकल के आती हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। रिसर्च इज कंडक्टेड टू फाइंड आंसर्स ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन साइंटिफिकली। तो ये भी ठीक है। इट नेसेसरीली improves क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एरिया इन विच इट इज कंडक्टेड। कि नेसेसरीली मतलब जो भी रिसर्च जिस भी एरिया में कर रहे हैं वो उसको फिक्स है कि वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, तो फिक्स नहीं है। तो रिसर्च फेल भी होती है या फिर उतना जितना हमने सोचा था उतना रिजल्ट नहीं भी निकलता है। तो ये स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। फिर अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी। जो एम एस वर्ड है, ये आपका आईसीटी का है। एम एस वर्ड सेव्स द फाइल इन डॉट डीओसी फॉर्मेट। तो ये ठीक है। ठीक है, दो फॉर्मेट हमने किए थे इसमें, या तो डॉट डीओसी या फिर डॉट डीओसी एक्स, इन दो में फाइल सेव करता है। एसक्यूएल सर्वर इज ए लोकल नेटवर्क सर्वर। तो एसक्यूएल क्या है, अगर सिंपल एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन अगर इसके साथ में जुड़ा हो एसक्यूएल सर्वर तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। वो सर्वर जो एसक्यूएल को, एक्सक्यूएल लैंग्वेज को एक, मतलब जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है, वो सर्वर जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज एसक्यूएल है, इसीलिए इसका नाम एसक्यूएल सर्वर है। और ये आपका जो होता है आरडीबीएमएस, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो होता है, यानी कि रिलेशनल, दो चीजों के बीच में आपने रिलेशन। लोकल नेटवर्क सर्वर ये नहीं होता। फिर है मतलब इज ए मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, कैलकुलेशंस के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। फिर है बूट स्ट्रैप लोडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो बूट स्ट्रैप लोडर ये हमने किया था कि जो कंप्यूटर ऑन करते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं, तो बूट स्ट्रैप लोडर उसमें जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम्स उनको एक्टिवेट करता है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ये नहीं है। तो ए और सी, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है फाइंड आउट द राइट कॉम्बिनेशन बिलो। तो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है और उनके आगे ट्रू फॉल्स और मिथ लिखा हुआ है। फिर लर्निंग ए सेकंड लैंग्वेज टेक्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट, कि जब हम किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो वो कम टाइम और कम मेहनत लेती है, ये एक मिथ है। मतलब सच नहीं है, एक मिथ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर बोलता ज्यादा टाइम लेती है, जितना टाइम उसको लेना है उतना ही लेगी। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई लैंग्वेज आती है और कोई दूसरी भाषा आप सीखेंगे तो वो आसानी से सीखी जाएगी। नहीं, उसका एक अपना अलग पैटर्न है, अपनी अलग ग्रामर है। तो वो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों लगेंगे। तो ये मिथ है, तो ये सच है। ठीक है। ऑल बाइलिंगुअल्स, यानी कि जिनको दो भाषाएं आती हैं, इजिली मेंटेन बोथ लैंग्वेजेस। तो बहुत आसानी से वो मेंटेन कर पाते हैं, और ये सच है। तो सच नहीं है ये, बहुत मुश्किल आती है जब किसी को दो भाषाएं आती हैं और किसी एक को उनको बोलना पड़े। फिर अगला आता है, लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट।
तो लिटिल टाइम एंड एफर्ट, जब तक मिथ था ये, जब तक तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू थी, लेकिन इसने बोल दिया कि ये सच है, तो सच तो नहीं है, ये मिथ है। ठीक है। फिर ऑल बाइलिंगुअल्स इजीली मेंटेन बोथ लैंग्वेजेस, तो ये एक मिथ है, तो बिल्कुल मिथ है ये। ठीक है, सच नहीं है, ये मिथ है। तो ए और डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करनी है। अब पहले ए ऑप्शन सोल्व करते हैं हम इसका। तो ये टू की पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 2x आ गया है, तो टू की पावर में एक्स है, यानी कि टू की पावर एक्स इज इक्वल टू 256 अपॉन अंडर द रूट टू। अगर ये दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू इसने बोल दिया कि 15/2 होगी। तो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, 256 को जैसा कि आपको पता है कि टू की पावर 8 लिख सकते हैं हम, और अगर अंडर द रूट हम हटाएं तो 1/2 पावर हो जाएगी। और जब डिवाइड में, जो इसके कोफिशिएंट सेम है और डिवाइड में पावर लगी हुई है, तो जब ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, सॉरी प्लस हो जाएंगे। जब ऊपर लेके आएंगे तो माइनस होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई जब होगा तब प्लस होंगी। कि जैसे मान लिया अगर टू, 2 × 2 लिखा हो, यानी कि 2 की पावर 2 है और नीचे 2 है। ठीक है, 2 की पावर 1, तो एक से एक कट जाएगा, 2 की पावर कितना बचा, 1। और अगर इसी इसी मेथड से इसको सोल्व करें, यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 ऊपर चला गया तो माइनस में 1, यानी कि 2 की पावर 1 बच गया आपका। तो जब डिवीजन में होंगे तो माइनस होगा। और अगर मल्टीप्लीकेशन में होता, कि जैसे मान लिया 2 की पावर 1 था, मल्टीप्लाई कर दें हम 2 की पावर 1 से, और एक बार और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर सिंपल कैलकुलेट करें तो 8 आ जाएगा, लेकिन अगर पावर ऐड करें इसकी तो 1 + 1 + 1, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में होगा तो पावर ऐड होंगी, और अगर डिवीजन में होगा तो पावर क्या होंगी, माइनस होगी। तो जब 8 से 0.5 या फिर 1/2 माइनस करेंगे तो इसका एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगी, 2 की पावर 15/2, यानी कि 2x = 2 की पावर 15/2, यानी कि x = आ जाएगा 15/2। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई है, करेक्ट हो गई है। फिर अगला देखते हैं, बी ऑप्शन, कि 1/3 और 50% ऑफ 150। 150 का पहले तो निकालो 50%, यानी कि हाफ करो इसका, कितना आ जाएगा 50% पे, 75। और 75 का भी इसने क्या बोला है, 1/3, तो कितना आ जाएगा ये, 25। ये बोला इसने कि 25 बड़ा है किससे, अंडर द रूट 576, यानी कि जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, तो 625 आ जाएगा और 576 आ जाएगा, यानी 625 बड़ा है इससे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर अगला ऑप्शन चेक करते हैं, इन द मेरिट लिस्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन रिजल्ट द रैंक ऑफ द स्टूडेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द टॉप अमंग 20 स्टूडेंट्स। कि अगर 20 स्टूडेंट है, यानी कि लिख लेते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 स्टूडेंट हैं, अगर ऊपर से देखें तो उसकी फिफ्थ पोजीशन, तो बोल रहा है कि नीचे से देखें तो उसकी 15th पोजीशन हो। अब नीचे से काउंट करो, यहाँ तक पहुंचना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जब नीचे से काउंट करते हैं तो इसकी 16th पोजीशन आती है, ये बोल रहा है 15th पोजीशन, तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला या फिर ट्रिक क्या मान सकते हैं इसकी, कि इसमें आपका हो जाएगा, चलो, ये आपकी स्टेटमेंट ठीक करेक्ट आई थी, ये भी करेक्ट आई थी, और ये रॉन्ग आई थी। कि जैसे मान लिया ऊपर से जब हम देखते हैं तो उससे, जब और जो पोजीशन हम नीचे से देखें तो उसमें एक एक प्लस करना होता है आपको। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, कि 30 स्टूडेंट है क्लास में,
एवरेज ऑफ फर्स्ट 20, यानी कि 20 स्टूडेंट का एवरेज इसने दिया है 45 kg। तो सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सम अपॉन में नंबर। सम निकाल लो अब यहाँ से। 20 का एवरेज दिया हुआ है इसने 45, और नंबर 20 का एवरेज। तो एक नंबर पे सम आ गया ये, यानी कि 20 का सम आ गया। जो बचे हुए 10 हैं, फिर उनका दिया है इसने रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एवरेज एवरेज वेट ऑफ 40 kg। तो इसका सम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 40 इसका एवरेज है और 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इनका टोटल करो तो ये आ जाएगा आपका 900, और ये आ जाएगा 400। पूछा क्या है इसने, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 42.5 kg, कि जो एवरेज वेट है। अब टोटल सम आपके पास आ गया है, पहले 20 का ये है, लास्ट वाले 10 का ये है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास सम 1300। और अब एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड में 30, क्योंकि 30 के 30 स्टूडेंट्स को आपका जो वेट है वो जोड़ दिया है अब। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये, तो 4 पे गया ये, 10, तो 3, यानी कि ये आया 43.3 kg। तो ये बोल रहा है कि 42.5 kg है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेट। तो यानी कि ए और बी, ये दो आपके करेक्ट हो जाएंगे इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बता द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग ए कम्युनिकेशन मीडिया, कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर किए जा सकते हैं जब एक कम्युनिकेशन मीडिया को सिलेक्ट करना हो। तो क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। नो नीड टू थिंक अबाउट रिसीवर, कि जिसको संदेश पहुंचना है उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये फैक्टर हम कंसीडर नहीं करेंगे। रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल। इट शुड बी कॉस्टली, महंगा हो, तो महंगा भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट वो इंफॉर्मेशन हो, ऐसा ना हो कि जिसको जो संदेश देना है, कि जैसे मान लिया आप चिट्ठी लिखते थे पहले, तो कॉन्फिडेंशियल होती थी वो पहले, कि ऐसा नहीं है कि जो बीच में पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो खोल के पढ़ ले उसको, ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो इसमें आपका आ जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है उसको। फिर है अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबल भी होना चाहिए, कि जब आपको जरूरत हो वो तो कम्युनिकेशन मीडिया अवेलेबल भी हो। तो बी, डी और ई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, मेजर थ्रस्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई, जो 1986 में आई थी, तो उसके मेजर थ्रस्ट पूछे हैं इसने, कि मेजर पॉइंट्स क्या क्या है उसके। तो पहली चीज इसमें आती है स्टेट लेवल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। तो ये हमने पढ़ा है इसमें, स्टेट बॉडीज से कम्युनिकेट करती है, और जो प्लानिंग है कि एजुकेशन में किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पे किस चीज़ की नीड ज़्यादा है, तो वो चेंजेस भी सिलेबस में हो जाते हैं। फिर दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज, कि ओपन यूनिवर्सिटीज खोली जाएं और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, तो इस चीज़ को भी फोकस में लेती है ये। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, तो इसको, ये मेजर थ्रस्ट इसका नहीं, ठीक है। कॉन्फरिंग ऑटोनॉमस स्टेटस ऑन सिलेक्टेड कॉलेजेस, कि जो कॉलेजेस हैं उनको एक ऑटोनॉमस स्टेटस देना, तो ये भी इस चीज के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर ही आता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज इन ईच स्टेट, तो ये एनपी के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो यानी कि ए, बी और डी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए है, बी है और डी है। अगला क्वेश्चन है इसमें, फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉलोइंग प्रोसेसेस मस्ट बी अडॉप्टेड, कि किसी कोई भी डिजास्टर आ गया है, बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है, तो उस टाइम पे क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किए जा सकते हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए। मतलब आई नहीं है, उस अगर कुछ आपदा आ जाती है तो उसकी मैनेजमेंट में क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ के जो निवासी हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है, या फिर आने वाली है, या फिर आ जाए, तो आप क्या करेंगे। माइग्रेशन, कि आप जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओ, तो ये उसमें प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मिटिगेशन, मिटिगेशन क्या चीज होती है,
कि जो भी उसके संभावनाएं हैं किसी डिजास्टर के आने के, उन संभावनाओं को या फिर उन कारणों को शमन करना, उनको दबा देना या फिर उनको रोक देना, तो ये भी आएगा इसमें। फिर है रिस्पॉन्स, उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होना, कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्स देना, ऐसा ना हो कि हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। और उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी करना आना चाहिए, यानी कि ACD और E। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस। तो फैलेसीज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लॉजिकल रीजनिंग के, रीजनिंग से आपका क्वेश्चन। अब फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस होता क्या है पहले तो, कि फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस में आएगा कि आप किसी भी आर्गुमेंट को इस तरह उसको पेश करो, या फिर इस तरह की उसमें इंफॉर्मेशन उसमें डाल दो, इस तरह के उसमें पॉइंट्स डाल दो कि उससे वो लगे कि इम्पोर्टेंट ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, मतलब शब्दों के यूज से या किसी इंफॉर्मेशन के यूज से वो इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट लगे, लेकिन वास्तविकता में वो जो आर्ग्यूमेंट हो वो इम्पोर्टेंट ना हो, एक्चुअल में इतना इम्पोर्टेंट वो आर्ग्यूमेंट ना हो। तो ये होती है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस। यानी कि डेफिनेशन अगर लिखे इसकी, तो व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज मेड यूजिंग इंफॉर्मेशन या फिर पॉइंट्स दैट मे सीम इम्पोर्टेंट, मतलब वो इंफॉर्मेशन यूज करना जिससे वो आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन बट एक्चुअली वो टॉपिक के लिए उतना जरूरी ना हो, डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द टॉपिक, लेकिन टॉपिक से उसका कोई लेना देना ना हो। तो ये आती है फैलेसी ऑफ रेलिवेंस में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा। अब पहली चीज इसमें आती है एड होमिनेम। ये क्या चीज होती है? एड होमिनम हमने पढ़ा था, इसी का दूसरा नाम है अगेंस्ट द मैन। कि वो कोई आर्गुमेंट दे और आप उसके करेक्टर पे ही सवाल उठा दो। ठीक है, करेक्टर पे ही उसके, कि जैसे मान लिया कोई इंसान आपको बोले कि नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है, और आप उसको बोल दो कि अच्छा, तुम ज्ञान दे रहे हो, खुद भी तो खाते हो, यानी कि आपने उसके करेक्टर पे ही सवाल उठा दिया। तो ये एड होमिनेम। ठीक है, फिर फोल्स कोज। फोल्स कोज का मतलब क्या होगा, कि कंक्लूजन क्या हो, बहुत डिफरेंट हो जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे। ठीक है, कि जो आपने कंक्लूजन सोच के लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट की थी, तो जो कंक्लूजन निकल के आया वो उससे अलग ही आया है कुछ। तो ये फॉल्स कोच है। अब एड होमिनम क्या है, कि इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ए आ जाएगा इसमें। लेकिन कंक्लूजन इसमें निकल के आया है, तो रेलिवेंस फैलेसी ये नहीं है। फिर स्ट्रोमैन। स्ट्रोमैन में क्या आएगा, कि किसी भी आर्गुमेंट को गलत तरीके से पेश करना। जैसे मान लिया कोई कुछ समझा रहा हो आपको, और आप उसमें कुछ गलत ही मीनिंग निकाल दो। ठीक है, कि जैसे मान लिया कोई, किसी को अगर फांसी दी जाने वाली है, तो आप उसको बोल दो कि अ, आप उसमें एक स्टेटमेंट या फिर आर्गुमेंट पास करो उसमें कि फांसी देना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे लोग मरते हैं। आपने उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं देखा है कि उसने कितना जघन्य अपराध किया है, कितना उसने अमानवीय कृत्य किया है, जिसके बिहाफ पे माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने उसको फांसी की सजा दी है। लेकिन आप बस उसका एक पॉइंट देखे कि इसको फांसी दी जा रही है, इंसानों को मारना है। ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से उसको, जो आर्गुमेंट है उसको वीक कर दो, तो ये स्ट्रोमैन होती है। तो यानी कि रेलिवेंस में ये आती है। ठीक है, फिर है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या होगा, कि जैसे मान लिया कुछ ऐसा तर्क बीच में ले आना, या फिर कुछ ऐसी बात बीच में ले आना, कि जो एक्चुअल में संदर्भ चल रहा था उसके ऊपर से ध्यान आपका हट जाए।
कि जैसे बच्चों के ऊपर ट्राई करते हैं हम ये, कि जब वो किसी चीज की जिद करने लगते हैं तो उसको दिखाते हैं कि चलो देखो, चिड़िया उड़ गई, या फिर वो उड़ गया, ठीक है, या फिर वो कौन आ गया, ऐसे हम उनका ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं, तो ये रेड हेरिंग में आता है। तो ये फैलेसी ऑफ रेलिवेंस है। तो ए, सी और डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, सेम लॉजिकल रीजनिंग से ही है आपका क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसने सिंपल इसका मीनिंग ही पूछ लिया है कि हिंदी कर दो इसकी। ये है आपका असिद्ध, यानी कि जो सिद्ध नहीं किया गया है, यानी कि अनप्रूवन। तो ए का हो जाएगा आपका सेकंड, जिसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया है, ठीक है। फिर है बाधित, जिसमें बाधा उत्पन्न हो गई, यानी कि जिसके ऊपर क्या लग गया है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो बी का आपका फोर आ जाएगा। विरुद्ध, यानी कि कॉन्ट्रेरी, तो सी का थर्ड। और से व्यभिचार, यानी कि इररेलीवेंट, ठीक है। तो ए का आपका सेकंड, तो ए का सेकंड है, दो में है। फिर बी का है आपका फोर, तो बी का फोर आपका सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें लैंग्वेज दी हुई है, और इसमें हाई लेवल और लो लेवल की लैंग्वेज का पूछा गया है कि कौन सी हाई लेवल की और कौन सी लो लेवल की होगी, ठीक है। तो पहली आती है इसमें मशीन लैंग्वेज। तो अगर किसी ने टॉपिक पढ़ा है तो उसको पता होगा, अगर क्लास अटेंड की थी टाइम पे, तो उसमें बताया था कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, एक लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है, रॉन्ग नहीं है। फिर दूसरी आती है इसमें फोरट्रान, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। ये एक हाई लेवल की लैंग्वेज है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, जिसको साइंटिफिक साइंटिस्ट और जो इंजीनियरिंग है उसमें ज्यादा यूज किया जाता है फोरट्रान लैंग्वेज को। फिर बोल रहा सी इज ए लो लेवल लैंग्वेज, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल की लैंग्वेज। फिर एसक्यूएल को भी बोल रहा है कि लो लेवल की लैंग्वेज है ये, तो ये भी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, रॉन्ग, क्योंकि ये भी एक हाई लेवल की लैंग्वेज। तो चारों आपकी हाई लेवल की लैंग्वेज ही यहाँ पे लिखी हुई है। सॉरी, तीन लिखी हुई है। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल की लैंग्वेज आती है, क्योंकि इसमें बाइनरी बिट्स आते हैं, जीरो और वन की लैंग्वेज ये सीपीयू समझता है, तो वो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। सी और डी। फिर अगला है इसमें व्याप्ति, इन इंडियन लॉजिक रेफर्स टू। अब व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति में हमने कर लिया था ये, कि जो मिडल टर्म और मेजर टर्म, इनके जो रिलेशन है इसको शो करती है, तो उसको व्याप्ति बोलते हैं, यानी कि इनवेरिएबल एसोसिएशन। डेफिनेशन डेफिनेशन पूछ रखी है सीधा सीधा इसकी, इनवेरिएबल एसोसिएशन ऑफ मिडल टर्म एंड मेजर टर्म। मिडल टर्म जो कि आपका, जिसको हम बोलते हैं हेतु, और साध्य के बीच जो इनवेरिएबल एसोसिएशन, एंड मेजर टर्म, यानी कि जो साध्य है, तो ये इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस है। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, शैक्षणिक मूल्यों के अनुभवों के लिए डैश शुद्ध अर्थ अर्थ का निष्कर्षण किया जाना चाहिए। तो किसके माध्यम से शुद्ध अर्थ को निष्कासित करोगे या फिर निकालोगे वहां से? तो चिंतन, यानी कि थॉट प्रोसेस से क्या होगा, जो शुद्ध अर्थ है उसका निकल के आता है, तो चिंतन के माध्यम से। सिंपल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका था, अरेंज द एरिया ऑफ फॉलोइंग शेप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। कि एरिया दिए गए हैं अलग अलग चीजों की, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं आपको, यानी कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो वो सबसे पहले, और जो सबसे छोटी हो सबसे लास्ट में। करते हैं इसको। पहला है, अब इसमें ए को सोल्व करते हैं पहले। ए में दे दिया इसने, कर्व सरफेस का एरिया निकालना है आपको सिलेंड्रिकल वायर का। तो इसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr h। आर इसकी रेडियस, एच इसकी हाइट या फिर लेंथ इसकी बोल सकते हैं। तो क्या है इसकी वैल्यू, 2 इंटू पाई का मान 22/7,
और आर आपकी आ जाएगी 1 mm। 1 mm में दी हुई है ये, तो इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/10 आ जाएगी। और 3.5, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। तो जब इसको सोल्व करेंगे, 5 पे गया ये, और 2 पे ये गया, और 5 से 5 कट गया, तो यानी कि ये कितना आया आपका? तो 2πRH कितना आ गया ये? तो ये कट गया, 22/10, तो 2.2 आ गया ये। ठीक है, तो पहला आ गया आपका 2.2। फिर इसके बाद क्या आएगा? बी, सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3.5 mm। अब किसी भी स्फीयर का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो इसको निकालेंगे जब, तो 22/7, और आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस इसकी 3.5 mm दी हुई है, तो जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में 10 करेंगे, और ऐसे ही 3.5/10। तो जब एक ये पॉइंट हटा देंगे इसका, तो एक एक जीरो और लगा देंगे इसके नीचे। अब इसको सोल्व करते हैं। 35। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, बाद में नीचे पॉइंट्स लगा देंगे हम। तो 35 × 5 कितना आएगा? तो ये हो जाएगा आपका 88, और ये हो जाएगा 5 × 5, 5 25, 2 15, और 2 17, यानी कि 175 × 88। अब इसे करो, 40 0 4, 56 और 4, 60 0 6, 14। तो दोबारा फिर यही आ जाएगा, 0 0 4 1, तो 154 00। अब 4 के बाद आपको पॉइंट लगाना है इसमें, तो यानी कि इसका आ जाएगा आपका 1.54, इसका आया था 2.2। अब सी ऑप्शन देखते हैं इसमें, एरिया ऑफ ए, ये सरफेस एरिया लिखा हुआ कंप्लीट। ठीक है, एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? जिसके चारों साइड इक्वल होंगी और बीच में डायगोनल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है ये। तो अगर डायगोनल दिए हुए हैं दोनों, तो इसमें सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका D1, यानी कि डायगोनल 1 की लेंथ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 की लेंथ डिवाइड बाय 2। तो यानी कि 1.5 × 1.8 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा इसका। तो पॉइंट से के नाम के नीचे डबल जीरो, तो 15 9 जा, तो 45, 5 4, और 9, तो 135 आ गया ये। और 2 के बाद डिजिट के बाद क्या लगेगी? डेसिमल, तो 1.35। सी का आ गया। अब डी, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया पूछा है, तो सर्कल का एरिया सिंपल फॉर्मूला है, आपने काफी बार याद भी कर रखा है, πr²। तो यानी कि 22/7। अब डायमीटर इसमें दिया हुआ है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस पता है कि डायमीटर का हाफ होगी D/2, यानी कि 3.5 हो जाएगी, और mm में दी है, तो अगेन नीचे 10। तो पॉइंट हट के नीचे जीरो, इसका भी पॉइंट हट के नीचे जीरो, तो 5 पे चला जाएगा ये। और 35 × 5, ये 175 हमने किया था यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आ जाएगा आपका 350, और 0 5 3, तो टोटल आ जाएगा इसका 0 5 8 3, 3850। और 4 के बाद इसमें आपको पॉइंट लगाना है, यानी कि 3.850। तो अब इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा है इसमें आपका डी। फिर दूसरे नंबर पे है 2.2 ए, यानी कि D A। फिर 1.54 है, ये 1.35 है, यानी कि DAB C। ये आपकी सीक्वेंस इसमें हो जाएगी।
हम्म, कुछ कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हुई है, एक बार चेक करेंगे इसको। तो ऑप्शन हमें नहीं मिला है इसमें, तो एक बार दोबारा देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। तो 2 × 20/22/7, और रेडियस है इसकी 1 mm, तो 1/10 हो गया। और 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5, ओह, सेंटीमीटर है, तो ये 3.5/10, यानी कि 35/10 हो गया। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/100। ठीक है, ये यहाँ तक। तो 7 से कट जाएगा, 5 पे गया। इस कैलकुलेशन को दोबारा देखते हैं एक बार। तो 2 × 22/7, और आर है आपका 1 mm, यानी कि 1/10। 1/10 सेंटीमीटर हो गया है ये, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 mm होते हैं। और लेंथ दी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट हटा के हम नीचे इसका 10 लिख देंगे। तो अब इसको काटेंगे। तो 5 पे गया ये, 7×5 = 35। फिर अगर इनकी मल्टीप्लाई करें हम, काट लो एक को, तो 2×5 = 10, और 5 से 5 कट गया। तो 2.2 ही आया इसका। 2 पाई आर एच। तो ये कैलकुलेशन तो ठीक है इसकी, 2.2 ही आएगा ये। फिर बी का देखते हैं। 4 × 22/35, तो 1.54, ये भी कैलकुलेशन ठीक है। और 1.35, ये भी ठीक है कैलकुलेशन। डी और चेक करते हैं एक बार। इसमें गड़बड़ है। इसमें क्या था, यहाँ पे आया है आपका 3850। 3850 आया था आपका, और पॉइंट कितने के बाद लगाना है आपको, 2 और 2 4 के बाद। हमने लगा दिया था इसमें 3 के बाद। तो यानी कि 0.3850, ये इसमें आएगा। तो अब सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे ये 1.5 को, दूसरे नंबर पे बी, फिर तीसरे नंबर पे सी, और लास्ट में आएगा डी, यानी कि ABCD। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एन आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ ए। तो आईपी एड्रेस आपको बताया था, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये 2 वर्जन होते हैं इसमें, 4 और IPv6। जो IPv4 होता है, ये आपको बता दिया था, 4, या फिर 4 बाइट बोल दो, या फिर 32 बिट ये बोल दो। और IPv6 होता है, ये होता है 16 बाइट का, या फिर 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 128 बिट। अब चूंकि इसने वर्जन नहीं पूछा है, सिंपल पूछा है इसने, आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, और इसने एक ही ऑप्शन हमें दिया है, 32 बिट। 128 दिया ही नहीं है, सीधा सीधा 32 बिट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, की रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें से। पहला है इसमें, इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप न्यू थ्योरी, कि हमेशा ये न्यू थ्योरी का निर्माण करती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पुरानी थ्योरीज बनी हुई हैं, उनकी वैलिडेशन के लिए भी रिसर्च होती है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी रिसर्च होती है। तो ऑलवेज नई थ्योरी डेवलप होगी, तो ऐसा नहीं है।
साइंटिफिक प्रोसेस है तो ये इसकी विशेषता है। लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। तो लॉजिकल रीजनिंग इसमें यूज होती है, बिल्कुल। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्ट इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाइपोथेसिस सभी रिसर्च के टाइप में यूज नहीं होती, ठीक है। इट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेज एविडेंसेस टू डेराइव फाइंडिंग्स। कि ऐसे एविडेंस को एनालाइज करती है, कलेक्ट करती है ऐसी इंफॉर्मेशन को जो फाइंडिंग्स को डेराइव करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, सत्य विशेषता है रिसर्च की। तो बी, सी और ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से अगला, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइनलाइजिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। कि एक रिसर्च प्रॉब्लम उसको फाइनलाइज करना है आपने, तो उसके करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, तो इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कि आप जो रिसर्च का एरिया है वो सिलेक्ट करोगे पहले। एक नंबर पे, ठीक है, कि आपको किस एरिया में या फिर किस फील्ड में, आपको साइंस में करनी है, फिजिक्स में करनी है, बायोलॉजी में करनी है, या फिर किसी सोशल इश्यू पे करनी है, तो वो एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगला स्टेप आएगा कि जो रेफरेंस मटेरियल होंगे या फिर जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी होगी उस टॉपिक पे, वो आप स्टडी करोगे। कि ये टॉपिक था, उसके आप रिसर्च पेपर निकालोगे, और वो जो पहले के रिसर्च हो चुके हैं उनको आप स्टडी करोगे। किस लिए स्टडी करते हैं, प्लेगरिज्म, कि जिससे कॉपी ना हो डाटा, या फिर सेम रिसर्च दो बार ना हो जाए, ठीक है। कोई नया टॉपिक या फिर उसी टॉपिक का कुछ नया आयाम, उसमें नया एस्पेक्ट उसमें निकल के आना चाहिए, तब रिसर्च वो मानी जाती है। तो पढ़ लिया आपने, फिर उसमें क्या नोट किया, उसमें नोट किया आपने कि क्या क्या उसमें रिसर्च गैप है, कि मतलब कौन से पॉइंट पे अब आप रिसर्च कर सकते हो, कहाँ पे गैप छूटा हुआ है इस रिसर्च में। तो रिसर्च गैप ढूंढते हो उसमें, जो पहले आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया है। फिर उसके बाद जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम होगी उसको आइडेंटिफाई करोगे, और लास्ट में क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यानी कि बी, डी, सी, ई, ए, बी, डी, सी, ई, ए, ये थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन शायद ही कभी पूछा गया हो। हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो पता ही है आपको कि 8 गोल्स अडॉप्ट इसमें किए गए। फिर अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस एज दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स। कि मतलब जैसे जैसे स्टूडेंट्स की एज बढ़ती जाती है, तो कौन सा तरीका उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है पढ़ने के लिए। तो वो उस एक सीक्वेंस में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कि पहले सबसे जब छोटा बच्चा था उसके लिए क्या टीचिंग का मेथड काम करेगा, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो कौन सा टीचिंग का मेथड जो है वो चेंज होता जाएगा। तो पहले क्या करता है वो, जैसे प्राइमरी स्कूल का एक कंसेप्ट मैप अपने माइंड में बनाओ कि प्राइमरी स्कूल में कैसे पढ़ाई चलती है। तो सभी एक आवाज में जो काउंटिंग है, जो टेबल है, वो बोलते हैं, यानी कि टीम टीचिंग इसमें चलती है। तो पहली चीज सबसे छोटे बच्चों को, कि टीम में पढ़ते हैं, वो अकेले पढ़ाएंगे तो अकेले वो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, मन करेगा ही नहीं। फिर दूसरा क्या होगा, अब भी वैसे एक में ही है ऑप्शन में, तो लगा भी सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं पूरा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव हैं, अब वो धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कि उसको किस लाइन में जाना है, मतलब जो उसकी एजुकेशन है वो मोर स्पेसिफिक होती जाती है। तो 2 नंबर पे आपके आ जाएंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये एजुकेशन जो हो रही है वो किस उद्देश्य के साथ हो रही है, ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। फिर इसके बाद इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है वो, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग में चला जाता है। जो टीचर है उससे सवाल करना शुरू कर देता है। पहले तो जो टीचर ने बोल दिया वही याद कर लेगा, इंटरेक्ट और नहीं करता है टीचर से। लेकिन जैसे ही वो खुद के सोचने समझने की क्षमता अब उसमें आ गई है, अब ये इंटरेक्ट करना भी शुरू करता है।
तो नंबर 3 पे आपका आ जाएगा इंटरेक्शन टीचिंग ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। और फिर लास्ट में आ जाएगा कि अब टीचर की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जैसे अब या जो भी कॉलेज में पहुंच गए हैं बच्चे, या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं पीएचडी की, पीएचडी में कोई गाइड होता है, बस टीचर नहीं होता है पीएचडी में, क्योंकि वो गाइडेंस देगा, बस पढ़ाएगा नहीं। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, यानी कि पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये चलेगा। तो बी, ए, डी, सी, तो यही ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। फिर अगला है इसमें, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गिवन डिजिटल इनिशिएटिव। कि ये जो डिजिटल इनिशिएटिव आए हैं ये कब कब आए थे, कौन से सन में आए थे, ये कौन से ईयर में आए थे, तो ये सीक्वेंस इन्होंने पूछी है। तो जो एनआईटी है, सॉरी, जो एनडीएल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये 2018 में आया था। शोध गंगा, ये 2009 में। और अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये जून में आया था, जून 2018 में। और ये भी जून 2009 में आया था। और जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, अब ये नया सिस्टम आ गया है एक तरह से, ठीक है, 2020 में लागू हो गया था ये, कि जैसे कोई भी आप कोर्स करते हो, ठीक है, उसका एग्जाम देते हो, उसमें नंबर मिलते हैं आपको लास्ट में, परसेंटेज मिलती है। ऐसे ही अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है कि जो भी आप कोर्स करोगे, जो भी आप डिग्री करोगे, उस क्रेडिट पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, वो इसमें ऐड होंगे आपके। फिर है दीक्षा, ये एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है जो स्कूल एजुकेशन के लिए, और 2017 में आया था ये। तो क्रोनोलॉजी में लिखना है, यानी कि जो सबसे पहले आया था और जो सबसे बाद में आया। तो सबसे पहले आपका आया है शोध गंगा, तो बी। और दूसरे नंबर पे आया है आपका दीक्षा, डी, ए, सी, बी, डी, ए, सी। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है आपका इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, और कब ये एस्टेब्लिश हुए थे, या फिर कब इन फंक्शन में हो, एनेक्टमेंट कब हो गई थी इनकी, मतलब कब स्टार्ट हो गया था ये। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, एनआईटी, तो 2007 में आ गया था ये। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, की जो मैनेजमेंट की पढ़ाई है, वो आप मान सकते हो कि 2017 में उसके लिए एक एक्ट बन गया था। फिर है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी एक्ट। आईटी एक्ट ये आ गया था 2014 में। फिर है इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये सबसे पुराना है, 1961 में। तो ए का है आपका थर्ड, एक में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला, फिर सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? तो कई बार बताई थी ये लेक्चर के दौरान भी आपको, याद भी करवाई थी, और बताया भी था कि बहुत बार पूछी गई है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकती है, और आई गई है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। फिर अगला है, इन एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर कनेक्टेड बाय। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आपको बताई थी कि जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, उसमें फिर चार चीजें, मतलब दो क्वांटिटी होंगे और दो क्वालिटी होंगी। क्वालिटी में आपका ऑल और सम होगा, क्वालिटी में आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और क्वांटिटी में ऑल और सम होगा, यानी कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। तो ये जो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे वो कनेक्टेड किससे रहते हैं? अब इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, प्रेडिकेट भी आते हैं, एक चीज और आती है इसमें, क्वालिटेटिव भी आ गया, क्वांटिटेटिव भी आ गया, बीच में आर, इज, आर नोट, इज, तो ये शब्द भी आते हैं इसमें। तो ये क्या बोलते हैं इनको? कोपुला। तो इन्हीं के माध्यम से जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो कनेक्टेड रहते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। फिर सीडी रोम, ये अगेन फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आपका आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें। फिर अगला कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपको बहुत डिटेल में करवाया था कि मार्क वन कंप्यूटर कब आया था ये सबसे पहले, मान सकते हो इसको, 1937 से 1944। फिर आई बी एम 701 ये 1952 में आया था। और इसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके फिर IBM 650 आया जो 1953 में है। और लास्ट में जो यूनिवैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन, तो ये 1951 में आया। तो एक आपका थर्ड है, तो एक का थर्ड एक में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला मैथ का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 10,000। फिर इसने बोल दिया टाइम कितना दिया है, 2.5 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, ये दिया है 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो 2.5 साल के बाद जो 10,000 रुपये हैं कितने हो जाएंगे, तो 10,000 रुपये लिखो यहाँ पे। और जो इसकी एक तरह से ट्री बनता है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। पहले साल में ब्याज लगेगा 8%, 2.5 साल है ना, तो पहले साल में 8%, दूसरे में भी 8%, और तीसरे में चूंकि हाफ है, यानी कि एक साल में लगता है 8%, तो हाफ ईयर में यानी कि 1/2 में कितना लगेगा, तो 8/2, यानी कि 4%। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4%। तो पहले लिखो 10,000 का 8%, तो ये आ जाएगा 800। तो सेकंड ईयर में भी 800, और थर्ड ईयर में कितना रह जाएगा ये, 400। तो अब अगेन इस द 800 पे यहाँ भी लगेगा, सेकंड ईयर में भी लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 800 पे 8%, तो ये हो जाएगा आपका 64। अब इस 800 पे थर्ड ईयर में भी जुड़ेगा, तो 4%, तो ये हो जाएगा 32। और इस 64 पे भी 4% जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 64 का 4% निकालो कितना आएगा, तो 16, 25 और डिवाइड में 100, तो 416, 6, 1, 424 और 25, ठीक आया है। 64, तो 2.56 ये आ जाएगा इसमें। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो लास्ट में जितने, मतलब 2.5 साल के बाद जितना आपको मिलेगा वो इसमें आ जाएगा। क्या क्या ऐड करोगे, तो 10,000 में क्या क्या ऐड करना है, ये वाला 800, ये 800, ये 400, ये 64, ये 32 और ये 2.56। तो 800, 800, 1600, 400, 2,000, फिर 64 और 32, ये आ जाएगा आपका, 4 और 2 6, 96। और 96 में जब 2.56 जोड़ो तो 98.56। तो ये आ जाएगा आपका 6589021। तो 12,098.56, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसमें नियर बाय आंसर कौन सा लग रहा है आपको, तो नियर बाय आंसर है आपका 12,130। इसकी कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे, हो सकता है एग्जैक्टली आ जाए, कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी हो तो खुद करके देख लेंगे, तरीका यही लगेगा। ठीक है। और अगर यही आंसर आए तो अप्रोक्सीमेटली फिर आंसर थर्ड ऑप्शन इसमें जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जो क्लेम भी कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं होती हैं, और नियर बाय आंसर है आपका 10,600। फिर अगला क्वेश्चन है अरेंज द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एनालिसिस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं लाइफ साइकिल के,
तो एनवायरनमेंट के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो ये इसने पूछा है। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी भी चीज की शुरुआत होती है, फर्स्ट लिखा है इसने, तो फर्स्ट में शुरुआत होगी, इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन के बाद क्या होगा, यानी कि पहले आपका बी आएगा। तो एक में ही है वैसे तो ऑप्शन में, तो सीधा सीधा आपका आंसर लग गया है। लेकिन अगर डिस्कस करें इसको, तो पहले इनिशिएट करोगे किसी प्रोसेस को आप, इनिशिएट करने के बाद क्या करोगे, वो चीज इन्वेंट कर दोगे, बना दोगे। बनाने के बाद क्या करोगे, उसमें उसका इम्पैक्ट चेक करोगे कि जो आपको चीज चाहिए थी वही बन के तैयार हुई है या कुछ और बन के तैयार हुआ है। और अगर वो चीज बन के तैयार नहीं हुई, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे या फिर उसमें चेंज करोगे। और अगर बन के तैयार हो गई है, फिर उसमें ये देखो कि कोई और इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकती है आगे, तो ये सीक्वेंस इसमें हो जाएगी। फिर अगला, द स्टडी ऑफ हाउ द माइंड क्रिएट्स नॉलेज, कि आपका जो माइंड है वो नॉलेज कैसे क्रिएट करता है, और इस चीज का अध्ययन कौन से एजुकेशन के व्यू में आता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव, कि माइंड कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे क्रिएट करता है नॉलेज को, तो एक कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत है। सीधा सीधा डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका, ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है एक, तो इसको रीड करते हैं पहले, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं उनको लगाएंगे। एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के विचारों और मतों के निर्माण का कष्ट उठाता है, वह ऐसा अनुभव करेगा कि उसके निष्कर्षों के लिए बहुसंख्यक मत के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यदि वह सत्य का यथार्थ प्रेमी है, यदि वह घटनाओं, बातों, वस्तुओं को उसी प्रकार से देखने जैसी वे हैं और तथ्यों के अनुरूप न होने वाले विचारों के धारण के प्रति असंगता, विद्वेष से प्रेरित है, तो वह पूर्ण रूप से अपने चारों ओर के लोगों की सहमति से मुक्त होगा। ठीक है, जब वह जीवन के व्यवहारिक आचरण में अपने मतों के अनुप्रयोग प्रयोग के लिए अग्रसर होता है, तो स्थिति भिन्न होगी। तब इसके अच्छे कारण होते हैं कि उसका आचार व्यवहार क्यों कम कठोर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कठोर नहीं होना चाहिए, सिंपली ये कहना चाह रहा है। वह जिस समाज में है वह प्राचीन और संयुक्त विकास है, कि जिस समाज में वो रहता है वो बहुत प्राचीन चला हुआ और संयुक्त है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है चीजें। वे लोग जिनसे वह असहमति में है, उनके विचार और परंपराएं केवल संयोग से प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, वो बहुत प्राचीन, तो इन दोनों लाइन संयुक्त रूप से काम करती हैं इसमें। इन विचारों और परंपराओं सभी का मूल एक निश्चित वास्तविक, की परंपराओं और विचारों का मूल क्या है, एक निश्चित निश्चित वास्तविक अनुमानित क्षमता है। उनकी वर्तमान पीढ़ी के एक अंश के जीवन में कुछ निश्चित गहराई तक मूल पर पकड़ है। एक दूसरे के साथ उनकी अनुरूपता अब समाप्त हो गई हो सकती है, यह सत्य का एकमात्र एक पक्ष है। सर्वाधिक उत्साहपूर्ण प्रचारबाजी उनमें व्याप्त नहीं हो सकती। सामान्य भाषा में हम एक पीढ़ी का कुछ ऐसे के रूप में उल्लेख करते हैं जिसमें इसके सभी अंग और सदस्य सहजातीय होने के साथ सच्ची एकता का एक प्रकार होते हैं। फिर भी यह मात्र ऐसा नहीं है, यह समग्र है, किंतु समग्र निरंतर परिवर्तन में, समग्र निरंतर परिवर्तन में इसके कारक और तत्व आंतरिक रूप से बदल रहे हैं। यह एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियां हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में आपने पढ़ लिया है, जिसको जिसने इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट किया था, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन लगाते हैं। पहला, इसमें लेखक के अनुसार आत्म विचारित व्यक्ति का आचार व्यवहार व्यावहारिक सामाजिक जीवन में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि कम कठोर होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अग्र सक्रिय नहीं, उदासीन नहीं, कठोर नहीं, कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्य का एक यथार्थ प्रेमी, तो क्या करेगा ये, जो सत्य का यथार्थ प्रेमी होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वह घटनाओं और वस्तुओं को उसी प्रकार से देखने जैसी हैं, जैसी वे हैं उसी प्रकार से देखेगा जैसी वे हैं, यानी कि उसमें कोई भी भेद नहीं करेगा वो। और जो उन तथ्यों के अनुरूप न होने वाले विचारों के धारण के प्रति विद्वेष से प्रेरित है, वह उन पूर्ण रूप से अपने चारों ओर के लोगों की सहमति से क्या होगा,
मुक्त होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है आपका 48। गद्यांश के अनुसार परंपराएं और प्रथाएं जन्म लेती हैं। तो कैसे जन्म लेती हैं वो? कि विचार और परंपराएं केवल संयोग से प्राप्त नहीं है, वो प्राचीन है, यानी कि पुरानी पीढ़ी से वो जन्म लेती है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है लेखक के अनुसार एक पीढ़ी एक संपूर्ण होती है, लेकिन यह हमेशा रहती है। कि मतलब जो एक पीढ़ी है वो एक पूर्ण रूप में होती है, लेकिन ये क्या है, निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, निरंतर परिवर्तन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका पेपर फर्स्ट का। एक व्यक्ति की स्थिति सामान्य रूप से भिन्न होती है। कब? जब वह व्यक्ति क्या करता है? जब वह जीवन के व्यवहारिक आचरण में अपने मतों के अनुप्रयोग के लिए अग्रसर होता है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा वो? क्या करेगा कि जीवन के व्यवहारिक आचार से अपने विश्वासों का क्या करता है वो? अनुप्रयोग करता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट, जो अभी 27 जून को पेपर हुआ था आपका। उसके एनालिसिस हमने कर ली है। और जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो हमारा बैच अभी जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो अपना एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। और जो जुड़े हुए हैं वो इसमें अपना एनालिसिस एनालिसिस कर लेंगे कि कहाँ पे उनकी कमी रह गई है, या फिर क्या उनको गलतियां नहीं करनी जो इस बार वाले बच्चों ने की थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को